नमस्कार। नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मान लीजिए कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है और एकदम से ज़ोर की छींक आती है, रोकनी पड़ती है। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। या फिर लंबे सफर पर हो और टॉयलेट जाने की इच्छा। आह। दबानी पड़े। बिल्कुल। हम सब करते हैं कभी ना कभी, है ना? जी। तो आज हम इसी से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ। चरक संहिता, आयुर्वेद का वो प्राचीन ग्रंथ, उसके कुछ अंशों से मिले स्वास्थ्य और कल्याण के सूत्र। अच्छा। खासतौर पर हम शरीर के उन संकेतों, उन अर्जस पर ध्यान देंगे जिन्हें शायद हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और वो सिद्धांत जो हमें स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। हमारे पास देखिए स्रोत के तौर पर चरक संहिता के अध्याय 7 के कुछ हिस्से हैं और कुछ चित्र भी हैं उनसे जुड़े हुए। जी। तो सोचा कि इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं जरा और देखते हैं कि आज के समय में ये हमारे लिए कितना मायने रखता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है। हम मुख्य रूप से कुछ खास कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। जैसे एक है अधारणीय वेग। अधारणीय वेग। हाँ, मतलब वो शारीरिक इच्छाएं जिन्हें हमें रोकना नहीं चाहिए। ओके। फिर है धारणीय वेग, मतलब वो आवेग जिन्हें कंट्रोल करना, नियंत्रित करना जरूरी है। अच्छा, उल्टा। हाँ, कुछ को रोकना नहीं है, कुछ को रोकना है। और हम ये भी देखेंगे कि भाई अगर इन नियमों को नहीं मानते तो क्या परिणाम हो सकते हैं। और साथ ही कुछ सामान्य हेल्थ गाइडलाइंस, जैसे मौसम के हिसाब से बॉडी क्लेंजिंग, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रज्ञापराध, उस पर भी बात करेंगे। प्रज्ञापराध, ये शब्द मैंने सुना है। जी, ये सब मिलकर ना स्वास्थ्य के प्रति एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण बनाते हैं। बढ़िया। तो शुरुआत कहाँ से करें? अधारणीय वेग से? हाँ, वहीं से करते हैं। ठीक है। तो ये जो अधारणीय वेग हैं, स्रोत बताते हैं कि ऐसी 13 तरह की प्राकृतिक इच्छाएं हैं जिन्हें रोकना ठीक नहीं। जी, 13। इनमें जैसे पेशाब है, मूत्र, मल पुरुष, वीर्य शुक्र, गैस पास करना अपान वायु, उल्टी वमन, छींक क्षवथु, डकार उद्गार, जम्हाई जृंभा। हाँ, और भूख क्षुधा, प्यास पिपासा, आंसू अश्रु, नींद निद्रा, और वो जो मेहनत के बाद सांस फूलती है, श्रमश्वास। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इन्हें दबाना क्यों नहीं चाहिए? मतलब ये तो बस बॉडी के सिग्नल्स जैसे लगते हैं। देखिए, ये सिर्फ सिग्नल्स नहीं है, ये शरीर की जरूरत क्रियाएं हैं। अच्छा। हाँ, ये उत्सर्जन यानी बॉडी से वेस्ट निकालने और बैलेंस बनाए रखने के प्राकृतिक तरीके हैं। इनको दबाने का मतलब है कि हम शरीर के जो बेसिक फंक्शंस है ना, उनमें रुकावट डाल रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इससे दोषों का संतुलन बिगड़ता है। दोष मतलब वो जो मौलिक ऊर्जाएं हैं, वात पित्त कफ, जो शरीर को चलाती हैं। हाँ हाँ, सुना है। और खासकर वायु का जो प्रवाह है, जो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, वो बाधित होता है। तो मतलब अगर हम इन्हें रोकते हैं तो बॉडी का अपना कम्युनिकेशन और क्लींजिंग सिस्टम गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा आपने। ये शरीर का अपना अंदरूनी संवाद है, सफाई व्यवस्था है, उसमें गड़बड़ी करने जैसा है। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसे समझने के लिए? जैसे मान लीजिए किसी ने पेशाब रोक लिया, आजकल होता है मीटिंग्स में, सफर में। हाँ बिल्कुल, स्रोत में साफ लिखा है, अगर मूत्र को रोका जाए तो बस्ती शूल हो सकता है। बस्ती शूल मतलब ब्लैडर या पेट के निचले हिस्से में दर्द, और मूत्रकृच भी हो सकता है। वो क्या है? पेशाब करने में कठिनाई होना, जलन होना। ओहो। इसी तरह अगर मल पुरीश को रोका जाए तो पेट में मरोड़ जैसा दर्द, जिसे पक्वाश शूल कहते हैं। कॉलिक पेन जैसा? हाँ, वैसा ही। सिरदर्द हो सकता है, शिरह शूल, पेट फूल सकता है, आदमान। तो ये सिर्फ थोड़ी देर की परेशानी नहीं है, ये सिस्टम पर दबाव डालता है। और आजकल की भागदौड़ में भूख या प्यास को टाल देना ये तो बहुत ही आम है। मैं खुद कई बार करता हूँ। हाँ, करते हैं सब। और नींद का तो पूछे ही मत, लोग काम के लिए या फिर नेटफ्लिक्स के लिए नींद कुर्बान कर देते हैं। बिल्कुल। और ये आम आदतें जो है ना, इनके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सच में? हाँ, स्रोत कहता है कि भूख रोकने से कमजोरी आती है, जिसे कार्य या दौर्बल्य कहा गया है। बदन दर्द, अंगमर्द, भूख न लगना, अरुचि और चक्कर आना भ्रम भी हो सकता है। अरे बाप रे। हाँ, और प्यास रोकने से गला और मुंह सूखना, कंठ मुक्षोष, सुनने में कमी आ सकती है, बाधिर, थकावट, श्रम और शरीर में एक तरह का ढीलापन, भारीपन, अंग साध महसूस हो सकता है। बाधेर्य मतलब सुनने में कमी। जी। प्यास रुकने से। जी। ऐसा स्रोत में उल्लेख है। शायद डिहाइड्रेशन का असर होता होगा। और नींद रोकने से
जम्हाई, जुम्बा, बदन दर्द, अंगमर्द, उनींदापन, तंद्रा, सिर से जुड़े रोग, शिरोरोग और आंखों में भारीपन, अक्षगौरव, ये सब हो सकता है। बाप रे, ये तो ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही गाड़ी की वार्निंग लाइट्स को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। ये शरीर का अपना अलर्ट सिस्टम है, उसे अनसुना करना ठीक नहीं। और देखिए, चरक संहिता की खूबी यह है कि वो सिर्फ समस्याएं बताकर नहीं छोड़ती। अच्छा। हाँ, समाधान भी सुझाती है। अगर किसी ने वेग रोक लिया है तो उसके बुरे असर को कम करने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। जैसे स्वेदन मतलब पसीना निकालना, अभ्यंग यानी तेल मालिश, वस्ती यानी एनेमा, या फिर खास तरह का खाना पीना। अच्छा, मतलब रेमेडीज भी हैं। जी, ये दिखाता है कि वो शरीर की प्रक्रियाओं को कितनी गहराई से समझते थे। और ये जो वेग हैं, ये शरीर से बाहर निकलने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें स्रोत में मलायन कहा गया है। मलायन? हाँ, मतलब मल या वेस्ट निकलने के मार्ग। जैसे नीचे के 2 मार्ग, गुदा और मूत्र मार्ग। सिर में 7 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद और 1 मुंह। 7? हाँ, ठीक है। और पूरी त्वचा पर असंख्य रोम छिद्र हैं, लोमकूप, जिनसे पसीना निकलता है। स्रोत में इनकी संख्या करीब 3.5 करोड़ बताई गई है। 3.5 करोड़? बाप रे। जी, तो इन सभी मार्गों को साफ और खुला रखना जरूरी है, और वेगों को न रोकना इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। समझ गया, मतलब बॉडी के एग्जिट रूट्स को ब्लॉक नहीं करना है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई अधारणीय वेगों की बात, जिन्हें रोकना नहीं चाहिए, शरीर के संकेतों को सुनना है, उनका सम्मान करना है। जी। लेकिन आपने शुरू में धारणीय वेगों का भी जिक्र किया था, मतलब वो चीजें जिन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए। हाँ। ये क्या है और इनका स्वास्थ्य से क्या लेना देना? हाँ, ये देखिए, ये संतुलन का दूसरा पहलू है। जैसे शरीर की जरूरतें पूरी करनी है, वैसे ही कुछ हानिकारक आवेगों को रोकना भी जरूरी है। स्रोत 3 तरह के धारणीय वेगों की बात करता है, जिन्हें हमें वश में रखना चाहिए। कौन कौन से? बुरे मानसिक वेग। मानसिक? जैसे लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अत्यधिक क्रोध, अहंकार, ये सब। फिर है बुरे वाचिक वेग। वाचिक मतलब बोलने से जुड़े? हाँ, जैसे कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना, बेवजह बकबक करना। और तीसरे हैं बुरे शारीरिक वेग। शारीरिक मतलब एक्शन? जी, जैसे हिंसा करना, चोरी करना, या ऐसा कोई भी शारीरिक काम जो दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंचाए। तो ये तो मतलब एथिक्स और मोरालिटी जैसी बातें हो गई है, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि आयुर्वेद इन्हें सीधे स्वास्थ्य से जोड़ता है। अच्छा, कैसे? यह मानता है कि ये नकारात्मक मानसिक, वाचिक और शारीरिक आवेग न सिर्फ हमारे मन और समाज के लिए बुरे हैं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इनका सीधा बुरा असर पड़ता है। मतलब गुस्सा करने से सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ता, और भी नुकसान है? बिल्कुल, ये मन, वाणी और शरीर के गहरे जुड़ाव को दिखाता है। एक होलिस्टिक अप्रोच है ये। मतलब जरूरत से ज्यादा करना भी हानिकारक है? हाँ, अति सर्वत्र वर्जयत। बिल्कुल, जैसे अति व्यायाम, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज, उसके भी नुकसान बताए हैं। जी हाँ। थकान, श्रम, बिना मेहनत की थकान, क्लम। ये क्लम क्या होता है? क्लम मतलब ऐसी थकावट जो बिना कोई खास मेहनत किए ही महसूस हो, एक तरह की मानसिक या गहरी शारीरिक थकावट। अच्छा, और कमजोरी, क्षय, ज्यादा प्यास लगना, तृष्णा, यहाँ तक कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, रक्तपित्त और सांस की बीमारियां, प्रतमक, खांसी, बुखार, ये सब भी हो सकता है अति व्यायाम से। जी, स्रोत यही कहता है। मतलब अच्छी चीज भी अगर हद से ज्यादा हो जाए तो वो जहर बन सकती है। बात तो सही है। इसीलिए आयुर्वेद का मूल मंत्र ही संतुलन है। स्रोत में एक शब्द आता है समस्वस्थ। समस्वस्थ? हाँ, सम मतलब संतुलित, स्वस्थ मतलब हेल्दी, यानी संतुलित अवस्था में रहना ही स्वास्थ्य है। और ये सिर्फ व्यायाम पर नहीं, खान पान, रहन सहन, हर चीज पर लागू होता है। अपनी प्रकृति के विपरीत गुणों वाली चीजों से बचने की सलाह भी दी गई है। और अगर कोई आदत बदलनी हो, मान लीजिए कोई रोज जंक फूड खाता है और छोड़ना चाहता है, या कोई अच्छी आदत जैसे जल्दी उठना शुरू करना चाहता है, उसके लिए कोई तरीका बताया है? हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया है, पादांशिक क्रम। पादांशिक क्रम, ये क्या है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, बहुत सरल है। पाद मतलब 1/4, अंश मतलब हिस्सा, और क्रम मतलब धीरे धीरे। तो पादांशिक क्रम का मतलब है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप बदलाव लाना। अच्छा, ग्रेजुअल चेंज। एग्जैक्टली।
ये इस बात को समझता है कि आदतें, खासकर बुरी आदतें, रातों रात नहीं छूटती। हाँ, ये तो है। तो इसमें सुझाव दिया गया है कि किसी चीज को छोड़ने या अपनाने के लिए धीरे धीरे उसकी मात्रा या फ्रीक्वेंसी को बदलो। उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई रोजाना कोई हानिकारक चीज खाता है, तो उसे एकदम से बंद करने की बजाय पहले 1 दिन छोड़कर 1 दिन खाए, फिर धीरे धीरे 2 दिन छोड़कर 1 दिन करे, ठीक है। फिर 3 दिन छोड़कर 1 दिन, ठीक है। और ऐसे ही बढ़ाते हुए पूरी तरह छोड़ दे। अच्छा। और अच्छी आदत के लिए, उसके लिए भी ऐसे ही। मान लीजिए रोज 15 मिनट व्यायाम करना है, तो पहले हफ्ते सिर्फ 5 मिनट करें, अगले हफ्ते 10, फिर 15, या हफ्ते में 1 दिन से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाएं। ये तो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लो। जी, ये स्थायी बदलाव लाने का एक यथार्थवादी, एक रियलिस्टिक तरीका है, क्योंकि ये मानता है कि बदलाव में समय लगता है। सही बात है। ठीक है, तो हमने देखा कि वेगों को अनदेखा करना हानिकारक है और किसी भी चीज की अति भी ठीक नहीं, संतुलन जरूरी है। जी, लेकिन ये समस्याएं शुरू ही क्यों होती हैं? क्या स्रोत रोगों के मूल कारणों पर, रूट कॉज पर भी कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल कहता है, और ये बहुत ही गहरा बिंदु है। बताइए। स्रोत चित्र 3 बताता है कि कई तरह के रोग, खासकर बाहरी कारणों से होने वाले रोग, आगंतुक और मानसिक रोग, इनका एक प्रमुख कारण है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध, फिर से ये शब्द आया, इसका मतलब क्या है? ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रज्ञा का अपराध, यानी बुद्धि की त्रुटि, इंटेलेक्चुअल एरर, या सरल शब्दों में कहें तो जानबूझकर की गई गलती। जानबूझकर मतलब जब हम जानते हैं कि कोई चीज हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हम उसे करते हैं, जानते हुए भी गलत काम करना। ओहो, जैसे मुझे पता है कि स्मोकिंग बुरी है, पर मैं फिर भी करूं, ये प्रज्ञापराध हुआ। बिल्कुल। या पता है कि ज्यादा मीठा खाना ठीक नहीं, फिर भी रोज खा रहे हैं, या पता है गुस्सा करना ठीक नहीं, फिर भी कर रहे हैं, ये सब प्रज्ञापराध है। तो क्या इसका उन धारणीय वेगों से कोई लिंक है जिनकी हमने पहले बात की थी, बुरे मानसिक, वाचिक, शारीरिक वेग? सीधा संबंध है, एकदम सीधा। कैसे? जब हम उन हानिकारक मानसिक, वाचिक या शारीरिक आवेगों या धारणीय वेगों को जानते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे क्रोध में अपशब्द कह देना, या जानते हुए भी आलस में पड़े रहना, या ईर्ष्या करना, तो वो असल में प्रज्ञापराध ही तो है। अच्छा, समझ गया। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये स्वास्थ्य में हमारी अपनी जिम्मेदारी, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे सचेत निर्णयों के महत्व पर बहुत जोर देता है। ये कहता है कि अक्सर हमारी बीमारियां हमारे अपने चुनावों, हमारी जानकारी के बावजूद लिए गए गलत फैसलों की वजह से होती हैं। ये तो काफी सोचने वाली बात है, मतलब हम काफी हद तक खुद जिम्मेदार हैं अपनी सेहत के लिए। जी, आयुर्वेद यही मानता है। तो इस बौद्धिक त्रुटि या प्रज्ञापराध से बचा कैसे जाए? क्या आप स्रोत में इससे बचने के उपाय भी बताए हैं? हाँ, उपाय भी बताए हैं। स्रोत 2 मुख्य रास्ते सुझाता है। क्या है वो? पहला है प्रज्ञान विशेष ज्ञान प्राप्त करना। प्रज्ञान विशेष ज्ञान? हाँ, मतलब सही और विशिष्ट ज्ञान हासिल करना, ऑथेंटिक नॉलेज, खासतौर पर आप्त पुरुषों से। आप्त पुरुष, ये कौन होते हैं? आप्त पुरुष मतलब वो लोग जो उस विषय के विश्वसनीय विशेषज्ञ हैं, ट्रस्टेड अथॉरिटीज, जिनका ज्ञान अनुभव पर, सत्य पर आधारित है और जो राग द्वेष से मुक्त होकर सलाह देते हैं। अच्छा, मतलब सच्चे एक्सपर्ट्स, फेक गुरु नहीं। बिल्कुल। और दूसरा उपाय है प्रतिपत्ति पालन करना। प्रतिपत्ति पालन मतलब जो सही ज्ञान मिला है, जो आप्त पुरुषों से सीखा है, सिर्फ उसे जानना काफी नहीं है, तो उसका पूरी निष्ठा से पालन करना, उसे अपने आचरण में उतारना, ज्ञान और एक्शन का कॉम्बिनेशन। नोइंग डूइंग गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ज्ञान और आचरण का मेल ही बचाव है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दिया है स्रोत में? मतलब किस तरह की सलाह हो सकती है ये? हाँ, एक बहुत ही सरल सीधा सा उदाहरण दिया है। रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। रात में दही नहीं खाना चाहिए, ये तो बहुत लोग मानते हैं आज भी। जी, ये दिखाता है कि किस तरह की स्पेसिफिक सलाह आप्त पुरुषों द्वारा दी जा सकती है। ये प्रज्ञापराध से बचने का एक उदाहरण है, जानना कि रात में दही ठीक नहीं और फिर उसे न खाना। अच्छा, इसके अलावा स्रोत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ऋतुओं के साथ, सीजन्स के साथ तालमेल बिठाने पर भी बहुत जोर देता है। सीजनल हेल्थ। हाँ,
मौसमी शुद्धिकरण, जिसे शोधन कहते हैं, उसकी बात की गई है। शोधन मतलब डिटॉक्स, हाँ, एक तरह से। जैसे चैत्र मास में यानी स्प्रिंग सीजन में जब कफ बढ़ता है तो उसे निकालने के लिए वमन, औषधीय उल्टी करने की सलाह है। ओह, श्रावण में यानी मॉनसून में जब वात बढ़ता है तो उसे शांत करने के लिए वस्ती, मेडिकेटेड एनिमा। और अगरहन मास में यानी ऑटम के बाद जब पित्त का संचय होता है तो उसे निकालने के लिए विरेचन, मेडिकेटेड पर्गेशन। ये तो काफी स्पेसिफिक प्लान है। जी। और ये भी बताया गया है कि इस तरह की शुद्धि, जिसे पंचकर्मा भी कहते हैं, उसके बाद शरीर को फिर से ताकत देने के लिए रसायन, रेजुविनेशन थेरेपी और वाजीकरण, रिप्रोडक्टिव हेल्थ थेरेपी लेनी चाहिए। ये सब क्या है? ये सब आप्त पुरुषों की सलाह मानकर सही ज्ञान का पालन करने के उदाहरण है, ताकि प्रज्ञा पराग से बचा जा सके और स्वास्थ्य बना रहे। ये सीजनल वाला फंडा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अपनी बॉडी को मौसम के हिसाब से ट्यून करना। बिल्कुल, प्रकृति के साथ लय में रहना। तो अगर मैं पूरी बात को समेटने की कोशिश करूं, तो हमने चरक संहिता के इन अंशों से सीखा जी। तो मुख्य बातें ये लगती हैं। पहली, अपने शरीर के नेचुरल सिग्नल्स, वो जो अधारणीय वेग हैं, उन्हें सुनो, उनकी इज्जत करो, रोको मत। बिल्कुल। दूसरी, जो हानिकारक आवेग हैं, बुरे विचार, बुरी बातें, बुरे काम, यानी धारणीय वेग, उन्हें कंट्रोल करो। सही। तीसरी, हर चीज में बैलेंस रखो, समस्वस्थ रहो, न कम न ज्यादा। साथ ही ये समझो कि हमारे अपने चुनाव, हमारी जानबूझकर की गई गलतियां यानी प्रज्ञापराध, हमारी सेहत पर कितना असर डालती हैं। बहुत महत्वपूर्ण। और पांचवी, हमेशा सही सोच से आप पुरुषों से ज्ञान लो, और सिर्फ जानो मत, उस पर अमल भी करो। एकदम सही, आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया है। तो मतलब ये सब हमें एक ज्यादा जागरूक, एक माइंडफुल जिंदगी जीने और अपनी बॉडी की विजडम का सम्मान करने की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, यही संदेश है। अच्छा, तो आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले क्या कोई एक फाइनल थॉट, कोई ऐसा विचार है जो आप हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगी, इन्हीं स्रोतों पर आधारित? हाँ, एक विचार जो मुझे आज के समय में खास तौर पर सोचने लायक लगता है। बताइए। वो प्रज्ञापराध और आप्त पुरुष की अवधारणा से ही जुड़ा है। देखिए, ये प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि बौद्धिक त्रुटि मतलब जानते हुए गलत करना, ये बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। हाँ, आज हम सूचना के युग में हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर तरफ से सलाह, ज्ञान, नुस्खे, इनकी बाढ़ आई हुई है। सही बात है। ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि आज के इस दौर में प्रज्ञापराध कैसा दिखता है। क्या ये सिर्फ जानते हुए गलत खाना या गुस्सा करना है, या फिर क्या ये गलत सूचना को, मिस इन्फॉर्मेशन को सच मान लेना भी प्रज्ञापराध है?